प्यारे साथियों नमस्कार। नेक्स्ट टूल एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम संपूर्ण पर्यावरण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हम किस प्रकार से पूरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जो प्रमुख प्रमुख 50 प्रश्न आपके लिए लिए हैं, इन 50 प्रश्न और साथ में इनकी जो व्याख्या है, उस व्याख्या के माध्यम से हम पूरी पर्यावरण का निचोड़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। फिर चाहे वो आपका एसएससी, यूपी, बिहार या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, यहाँ तक आईएएस पीसीएस तक की लेवल को टच करने वाले प्रश्न आज की इस क्लास में लिए गए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख 50 प्रश्न हैं। आप 50 प्रश्नों को बिल्कुल भलीभांति से देखिए, समझिए और इन प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करना। और लास्ट में अपना फाइनल स्कोर मुझे आप बता सकते हो कि आज की क्लास में आपका क्या स्कोर रहा है। तो बिना देर किए आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले केवल दो बिंदु आपसे डिस्कस करूं, केवल दो। आप सभी जानते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किसे कहा जाता है। देखिए, जो सूर्य के प्रकाश में किसमें जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके उत्पादक बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? उत्पादक। और जो इन उत्पादकों पर निर्भर करता है, वो उपभोक्ता बोले जाते हैं। और जो उपभोक्ताओं को सड़ा सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, वो आपके अपघटक बोले जाते हैं। अब आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पूछा गया कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन है, रेगिस्तान है, घास का मैदान है या समुद्र है। देखिए, बात की है स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र दो टाइप के होते हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। तो स्थायी वो हो जाएगा जैसे कि समुद्र हो गया आपका। क्या हो गया? समुद्र। समुद्र को सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना गया है। इसका रीजन क्या है? देखिए, हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर 71% पानी है समुद्र के रूप में, और 29% है वो आपकी जमीन है। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र को माना गया है। अब यहाँ पर दो शब्द आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दोनों के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जैसे एक पहला शब्द है जो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, वो है आपका, पूछेगा इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। और एक दूसरा शब्द है इकोसिस्टम। 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 इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, और इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। जो इकोलॉजी शब्द है ये किसने दिया है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो याद रखना, इकोसिस्टम जो शब्द है ये आपका ए जी टांसले के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ए जी टांसले के द्वारा। और जो इकोलॉजी शब्द है ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। अर्नेस्ट हैकल। दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस हिसाब से अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। देखिए, वो भूमि जो एक व्यक्ति के जीवन के लिए इतनी चाहिए उससे कम में गुजर बसारा नहीं हो सकता। तो उसे हम लोग पास की पदछाप बोलते हैं, मतलब इतनी जगह जितने में व्यक्ति का जीवन का गुजर बसर हो सके। यहीं पे एक नया शब्द आपको देखने को मिला, जीवोम। ये जीवोम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। तो जीवोम को हम लोग वायोम भी कहते हैं। ये अपनी धरती का या समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के जो जीव जंतु हैं बिल्कुल समान मात्रा में पाए जाते हैं। प्राणियों में बिल्कुल समानता होती है, उस क्षेत्र को जीवोम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। मतलब जो पर्यावरण आपका असंतुलित हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हो? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो याद रखना, जो वनोन उन्मूलन है, अर्थात वनों की जो हम लोग कटाई करते हैं, वनों की जो आप कटाई कर रहे हो, ये पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है। आप सभी जानते हैं जो वन है, वृक्ष हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र, वन, घास के मैदान या पर्वत। देखिए, विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, विशालतम के बारे में। तो जो समुद्र है, समुद्र कहीं ना कहीं विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। और एक दूसरा पॉइंट आपका सूर्य बहुत पूछा जाता है। सूर्य,
ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वी पर? तो सूर्य है। और सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो आपका समुद्र है। एक छोटा सा जो आप एक्वेरियम बनाते हो मछलियों के लिए, वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, जल, तालाब या मृदा? तो जो मृदा है ये कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि मृदा में आपके उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों पाए जाते हैं। तो यही आपका एक उदाहरण माना गया है। पूछा गया कि कौन जीवी कारक नहीं है? देखिए आप सभी जानते हैं कि जो कारक हैं कहीं ना कहीं दो टाइप के होते हैं। कारक दो टाइप के होते हैं। आपको मैं एक छोटी सी फोटो दिखाना चाहूंगा कि जो पारस्की तंत्र है इसके जो कारक हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक जैविक और एक होते हैं आपके जैविक और दूसरे होते हैं अजैविक। पहले आपके जैविक हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे अजैविक। जैविक वो जो जन्म लेते हैं, जिनमें उत्सर्जन होता है, वृद्धि होती है, वो जैविक कहलाएंगे। अजैविक वो जो ना तो जन्म ले, ना जिनमें उत्सर्जन हो, ना इनमें वृद्धि हो, वो सभी आपके अजैविक कहलाते हैं। तो जैविक आप सभी जानते हो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, शेर, भालू, चीता, हाथी, घोड़ा, ये सभी आपके जैविक कारक हैं, पेड़ पौधे। वहीं अगर अजैविक की बात कर ली जाए तो अजैविक आपका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अजैविक को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली अकार्बनिक, मतलब जिनका संबंध कार्बन से नहीं है। दूसरे कार्बनिक और तीसरी भौतिक घटक। तो भौतिक घटक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश हो गया, ताप हो गया, हवा। अर्थात भौतिक वो जो कई परंपरागत ऊर्जाएं हैं, प्रकृति से हमें निःशुल्क मिल रही हैं, जो जो अभी हाल फिलहाल समाप्त नहीं होंगे, वो सभी भौतिक घटक के अंतर्गत आएंगे। इनके एग्जाम्पल बहुत पूछ लिए जाते हैं, भौतिक और अकार्बनिक का। इन्हें आप नोट करके जरूर रखना। तो हमसे पूछा गया था कि निम्न में कौन सा जीवी कारक नहीं है, मतलब जिनमें जीवन नहीं है। पेड़ पौधों में जीवन नहीं है, जंतुओं में, सूक्ष्म जीव में, या फिर प्रस्तर में। तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, क्योंकि इन उत्सर्जन, वृद्धि, विकास होता है। जंतुओं में भी है, सूक्ष्म जीव भी है। प्रस्तर में ऐसा कोई नहीं देखने को मिलता है, तो ये आपका जीवी कारक नहीं होगा। अगला पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्न दिए गए संगठनों में से किन संगठनों का योगदान रहता है? पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा योगदान आपका किसका देखने को मिलता है। तो हम सभी जानते हैं इसमें जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक भी होते हैं, ऊर्जा के लिए सूर्य भी होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो हम सभी जानते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इकोसिस्टम अभी हमने बताया ना, सिस्टम तो हैंग करेगा और लोग हकलाएंगे। तो इकोलॉजी अर्नेस्ट, इकोसिस्टम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, और इकोलॉजी एजी टांसले के द्वारा, या उल्टा बोल दिया है? तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया है। देखिए कहते हैं ना कि जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम तो टांसले के द्वारा, सिस्टम में आग लग गई, क्या लग गई? ए जी टांसले। तो ए जी टांसले ने इकोसिस्टम दिया है। वहीं एक शब्द है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। इन बातों को आप विशेषकर ध्यान रखिए, अक्सर परीक्षा पूछ ली जाती हैं। तो जीवों का जो समुदाय है और साथ ही उनका जो पर्यावरण है जहां वो रहते हैं, इस पूरे ग्रुप को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। निम्न में कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डाल रहा है? देखिए अगर हम वन रोपण कर रहे हैं, मतलब वृक्ष लगा रहे हैं, तो इससे कोई बाधा नहीं होगी। वानिकी मतलब वनों से संबंधित काम कर रहे हैं, सूखी लकड़ी काट रहे हैं, या वनों का महोत्सव मना रहे हैं, तो इन सभी में जो सबसे विषम काम है वो है लकड़ी काटना। लकड़ी सूखी भी काटो या पेड़ों को काटना, सबसे घातक कार्य बताया गया है पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? बताया गया पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही नहीं बताई जा रही है? तो बताया गया कि ये एक बंद तंत्र है। नहीं भाई, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। एक पेड़ था, पेड़ को टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया, बाज को मनुष्य ने खा लिया, मनुष्य की मृत्यु होगी तो अपघटकों ने खा लिया, अपघटकों ने उन्हें मनुष्य को मिला मिला के मिट्टी में मिला दिया। तो एक कहीं ना कहीं खुला पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो खुला वाला आंसर ठीक हो जाएगा।
एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? जैव मंडल, भू भूभाग, जीवोम, यानी इसे हम लोग जैव मंडल कहेंगे। देखिए जैव मंडल में क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र के जो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है उन सभी को एक साथ रखा जाता है। समुदाय क्या होता है कि जो जैसे मानव हैं, तो मानव मानव का ग्रुप हो गया, शेर शेर का हो गया, तो इनका एक कहीं ना कहीं समुदाय बनता है। भूभाग क्या है? तो पृथ्वी का एक विशेष हिस्सा, मतलब भूमि का जो भाग होगा वो भूभाग हो जाएगा। जीवोम किसे कहते हैं? तो जीवोम में हम ये जीवोम में देख पाते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के जो जीव जंतु होते हैं उनमें एक समानता पाई जाती है, वो आपकी जीवोम बोली जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ठीक जाएगा, ए ठीक जाएगा। निम्न में से संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं, जो महासागर होते हैं ये इन्हें विशालतम पारिस्थितिक तंत्र की संज्ञा दी गई है। इकोसिस्टम के बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा करी। लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? पर्ल हरित करते हैं, क्लोरीन करता है, ऑक्सीजन करता है, या नाइट्रोजन? देख आप सभी जानते हैं पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, इनमें एक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से इनका कलर हरा होता है और उसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो पाएगा। निम्न में से कौन सा एक सरित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? देखिए आप सभी जानते हैं कि जो सरित शब्द है ये सरिता से है। सरिता मतलब नदी, तो सरिता नदी तो नदी हो गया, नदी का मुहाना होता है। जहां नदी समुद्र से मिलती है वहां लैगून बनता है, लेकिन तालाब जो है, तालाब का संबंध नदी से नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे, तालाब। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में के एक दिशी प्रवाह होता है? तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए मेरे भाई, याद कर लेना कि जो ऊर्जा है ये सदैव एक दिशा में प्रवाहित होती है। यहां से ऊर्जा से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। जो ऊर्जा है इसका जो पिरामिड होता है, पिरामिड वो हमेशा सीधा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एक व्यक्ति थे लिंडमान। लिंडमान ने यह नियम दिया था कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा जाती है तो केवल 10% ही पहुंच पाती है, 90% ऊर्जा विघटित हो जाती है। ये नियम दिया था लिंडमान ने। और जो पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% ही उपयोग करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। तो ऊर्जा से बस आपको 3 बात ध्यान रखनी है कि 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान ने दिया, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा हमेशा एक दिशा में ही ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज कीजिए किसी टिड्डे को मेढक ने खा लिया, तो ऊर्जा टिड्डे से मेढक में जाएगी, ना कि मेढक से टिड्डे में। तो इसलिए ऊर्जा हमेशा एक दिशी होती है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, या सर्वाहारी को? देखिए आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे थे उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता आए, उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता है, और सबसे अंतिम में आ गया सर्वाहारी। कौन? सर्वाहारी। देखिए कुछ किताबें यहाँ सर्वाहारी को मानती हैं और कुछ मानते हैं कि सर्वाहारी को भी अपघटक कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो इस आयोग के अनुसार जब ये परीक्षा हुई थी तब यहाँ पे से सर्वाहारी को सही माना गया था। तो हम भी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सर्वाहारी। निम्न में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में होता है? जस्ट अभी तो हमने चर्चा की कि जो पत्ते होते हैं पत्ते में क्लोरोफिल नामक पाया जाता है और साथ साथ फास्फोरस भी होता है उसमें। निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? उत्पादक, ऋण है। आपको सही देखना है, ठीक है। देखिए अभी हमने ऊपर चर्चा की कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक होते हैं। क्या हो, ऋण अपना बनाएगा? नहीं बनाएगा। जो शाकाहारी होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं, तो ये भी नहीं है। घास अपना स्वयं बनाती है तो घास तो उत्पादक हो गई। जो अपघटक हैं ये बिल्कुल सही हैं। जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं, बैक्टीरिया, ये सभी आपके अपघटक होते हैं। तो हम ऑप्शन डी के साथ हम लोग को जाना चाहिए यहाँ पे।
अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारस्की तंत्र है? पर्वत, महासागर, वन और रेगिस्तान। आप देख रहे हो स्लाइड में तीसरी बार प्रश्न आ चुका है ये, तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपनी खोपड़ी में बिठा लेना इसे कि जो पारस्की तंत्र है, स्थिर पारस्की तंत्र का मतलब हो गया महासागर। क्या हो गया? महासागर। अगला पूछा गया, पारस्की की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा होता है मैंग्रोव क्षेत्र में पारस्की तंत्र। देखिए मैंग्रोव क्षेत्र में क्या होता है, नदी भी वहां मिल रही है, वहां मिट्टी भी है और वहां हवा भी है, तो ये मैंग्रोव में होगा। उसके बाद घास के स्थल में, झील में और महासागर। तो हमें इनका अनुक्रम सही लगाना, तो ये बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा, मैंग्रोव, घास स्थल, उससे बढ़ता झील और सबसे ज्यादा आपके महासागरों में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक है। पारस्की तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कभी कभार इस टाइप से कथन भी डाल देगा आपसे और कहेगा इन कथनों पे आप विचार कीजिए, क्या सोचते हो इनके बारे में। तो देखिए जो खाद्य श्रृंखला है उस क्रम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला दूसरे पर आश्रित होती है। मतलब टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आश्रित है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती नहीं। खाद्य श्रृंखला एक ही जाति में कैसे हो पाएगी? एक जाति वाले को तो जीवों में अर्थात वायोम बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करते हैं। नहीं, इससे हमें कोई संख्या का पता नहीं चलता, तो यहाँ आपका केवल ऑप्शन ए ठीक जाएगा। पूछा गया, निम्न में से कौन कृत्रिम पारस्की तंत्र है? कृत्रिम पूछा जा रहा है आपसे, जिसे हम लोगों ने बनाया है। तो याद रखिए जो फसलें होती हैं, फसलों को कहीं ना कहीं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? पौधे की हरी पत्ती द्वारा। हम सभी हमने चर्चा की कि जो हरी पत्तियां होती हैं उन पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं, तो हरी पत्तियों, यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा। निम्न में कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का होना और उसके विपरीत दिशा में कार्य होना दोनों बहुत अलग बात हैं। जैसे हम स्टार्च का पालन कर रहे हैं, फलों का पकना, अगर हमने किसी पेड़ को काट के जला दिया तो क्या फिर उसमें पारस्की तंत्र बन पाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? अर्थात नहीं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पारस्की तंत्र सबसे स्थिर है? ये देखिए सबसे स्थिर कौन सा है? महासागर। भाई क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड है। पारस्की तंत्र का विकास क्या कहलाता है? पारस्की तंत्र का विकास क्या कहलाएगा? तंत्र का कार्य करना, तंत्र की स्व संतुलित करना, तंत्र का उपविकास, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्राकृतिक तंत्र है इसका काम है संतुलन बनाए रखना, तो संतुलन के हिसाब से ऑप्शन आपका सी ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? केंद्रक में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई नहीं। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये हरित लवक में होती है। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, पत्तियों में जब क्लोरोफिल होगा तब ये प्रोसेस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। कुछ जीवाणु विषाणु भी ये प्रोसेस करते हैं और पेड़ भी करते हैं। पारस्की तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? उत्पादक होते हैं इसमें, जी होते हैं, स्तर होते हैं ऊर्जा के, अवसादीकरण होता है, या ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए उत्पादक होते हैं, उनका विघटन भी होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, लेकिन इसमें स्तरीकरण कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। पूछा गया, मृत जीवी जीव निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं? पौधों पर, पशुओं पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर, या अकार्बनिक पदार्थों पे? तो देखिए जब जीव जंतु मर जाते हैं तो जो उपघटक होते हैं उन मृत जीव जंतुओं को मिट्टी में मिला देते हैं, अर्थात तो पर्यावरण मेंटेनेंस कर देते हैं। इसीलिए अपघटकों को प्रकृति का सफाई कर्मी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह पारस्की तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सके, ऐसे पारस्की तंत्र को क्या कहते हैं? देखिए आसानी से ह्रास हो सके, तो इस प्रकार को निम्न स्थायिक व उच्च प्रतिरोध क्षमता वाला पारस्की तंत्र कहेंगे। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष, ये किस प्रकार का पारस्की तंत्र है? जैविक कारक हैं, एक ही खाद्य श्रृंखला के हैं, या नीचे का कोई भाग है, या अजैविक है?
देखिए ये सभी जैविक हैं क्योंकि इनमें जीवन है, प्रजनन है, वृद्धि और विकास इनमें होता है। अगला, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इन्हें हम लोग परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे कि जूं हो गए, क्या हो गए, जूं। जूं कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर रहते हैं, मनुष्य के सिर में रहते हैं, तो मनुष्य का रक्त चूसते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना भोजन मनुष्य से ले रहे हैं, दूसरे जीव से ले रहे हैं, या मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, तो ये सभी कहीं ना कहीं परजीवी हैं आपके। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है? जस्ट अभी हमने चर्चा की, मैग्रोव, घास के मैदान, झील और समुद्र। दिन के समय हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका क्या कारण है? ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगती है, तो इसके प्रमुख प्रमुख क्या कारण है? तो हम सभी जानते हैं कि दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। दिन में पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तीव्र गति से करते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं। रात्रि में ऐसा नहीं हो पाता है तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ पाते, सिंपल। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के कार्यप्रणाली के आधार पर, उपविकास के आधार पर, तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। तो यही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो पारिस्थितिकी तंत्र का विकास है ये तंत्र का स्वसंतुलित मेंटेनेंस के आधार पर होता है। पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अरे भाई जस्ट अभी चर्चा की हमने इसके बारे में, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। ऑक्सीजन किससे बनती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पेड़ की जो जड़ों में होता है जाइलम, जाइलम क्या करता है, जल और खनिज को पत्ती के पास पहुंचाएगा। किसके पास पहुंचाएगा? पत्ती के पास। पत्ती पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो जल आया था वो जल आपका ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा, उसका वाष्प बन जाएगा, तो H2O बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पत्तियां उसको अपने भोजन के रूप में बना लेती हैं, स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी नहीं तो पौधे ऑक्सीजन कैसे निर्माण कर सकते हैं? जैसे तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसीलिए पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना परम आवश्यक है। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध होता है? पर्णहरित आप सभी जानते होंगे कहीं ना कहीं, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या तो मैग्नीशियम ठीक है, याद कर लेना भाई, बीपीएससी का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। पर्णहरित में जो रासायनिक तत्व है ये मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 10 प्रश्न और हैं केवल। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब संपन्न होती है? तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए नीले या लाल रंग की रोशनी चाहिए, या तो ब्लू चाहिए या फिर रेड चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर प्रक्रिया में जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, इसकी क्या भूमिका बताई गई है? तो पर्णहरित क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। पूछा गया कि किस गैस का अवशोषण होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना जो स्टार्च है ये सबसे लास्ट में बनता है, ठीक है। जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है सबसे पहले इसका निर्माण होगा और प्रोसेस होते होते लास्ट में स्टार्च बनेगा जाके। किस एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप में क्या कहा जाता है? तो इसे जीव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मंडल। अगर उन सभी में समानताएं होती तो फिर उसे हम बायोम नाम दे देते, और एक ही कैटेगरी को होते, मान लो आम की सब पेड़ तो उनका फिर वो समुदाय हो जाता।